हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए ई स्टडी विजन चैनल की ओर से बायो का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के इंटेक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ। इसके बाद आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात कि जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए मोटिवेशन के लिए हमारे, साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, इजी एक्सप्लेनेशन लगे आपको और समझ में आ रहा हो तो। और जो न्यू आए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 128 पर जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो आपको मैंने पहले ही बताया था डीएनए क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और चेंजेस लाता है ना, वेरिएशन लाता है ताकि टू द कॉपी ना हो। और डीएनए तो जेनेटिकल मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से बेबीज़ में। तो अगर नॉर्मली देखें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डीएनए होता क्या है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। साथ साथ डीएनए जो है कॉपिंग इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में फॉलोइंग तरीकों से। पहली बात कि ये मेंटेन करता है स्पीसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को, साथ साथ कंटिन्यूटी जो होती है लाइफ की उसको भी मेंटेन करता है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो ट्रांसफॉर्म करता है उनके प्रोजेनीज में। मीन ट्रांसफॉर्म मीन्स ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ट्रांसफ़र करता है उनके प्रोजेनी में, मीन्स सेकेंड जनरेशन में उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, दूसरी जनरेशन है, उनमें ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को डीएनए। और साथ साथ ये हमारे प्रोड्यूस करता है वेरिएशंस को भी ऑर्गेनिजम्स में, जो कि बेसिस होता है एवोल्यूशन के। इसी वजह से कि वेरिएशन चेंजेस आना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, उसी के वजह से इवोल्यूशन भी क्रिएट होते हैं न्यू स्पीसीज के, ठीक है। तो मेन चीज़ें इसमें एक आप पॉइंट याद कर लेना कि मेंटेन रखता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, साथ साथ प्रोड्यूस करता है ये वेरिएशंस को और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो आप ये 3 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो आप आराम से इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा देखें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। पूरी एक स्पीसीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है वेरिएशन, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, एक सिंगल पर्सन की बात करें तो वहाँ पर नहीं है, नेसेसरी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, इसी का पूछा है। तो इसमें ये बात है कि जो हमारी ये रीज़न क्या है कि द रीज़न वाई द वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल क्यों होती है स्पीसीज़ की देन इंडिविजुअल से, क्योंकि कभी कभी क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं स्पीसीज़ को। क्लाइमेट में चेंज हो जाना अचानक से, क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टाइम तक किसी एक जगह का मौसम बना रहता है, उसी को हम क्लाइमेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक इफेक्ट करते हैं स्पीसीज में, जो कि उनके सर्वाइवल को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर है वाटर बॉडीज़ का वो इंक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ सर्टेन स्पीसीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो तो मर भी सकती हैं, और इसी वजह से डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकती है पूरे एनवायरनमेंट में। इसीलिए वेरिएशन जो है, चेंजेस जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं स्पीसीज में एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल। पूरे एक एक हो ना हो, लेकिन पूरे वेरिएशन जो है पूरे ही स्पीसीज में बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 133 पे, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर होता है मल्टीपल फिशन से, किस तरीके से अलग होता है। तो बाइनरी जैसे इसका नाम है टू में अगर ब्रेक हो रहा है सिंगल पेरेंट तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल मीन्स मैनी, तो मैनी में अगर ब्रेक हो रहा है तो वो मल्टीपल फिशन। अब एक एक इनके एग्जाम्पल हो गए, एक इनकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बाइनरी फिजन न्यूक्लियस जो है डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स, न्यूक्लियाई में या सेल्स बोल सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही जो मल्टीपल फिजन है इसमें न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है मैनी डॉटर न्यूक्लियाई में। और नेक्स्ट बात करें, जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं वो बन जाते हैं सेल में, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद कॉन्स्ट्रिक्शंस बनते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल फिजन में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, वो बहुत लेट होता है, इसी वजह से बहुत सारी सेल जो है वो एक साथ बनती हैं, ठीक है। जबकि बाइनरी फिजन की बात करें 2 डॉटर सेल ही सिर्फ प्रोड्यूस होती हैं, मल्टीपल फिजन में बहुत सारी मैनी डॉटर सेल्स जो है प्रोड्यूस होती हैं। और साथ साथ जो बाइनरी फिजन है वो टेक प्लेस करता है कुछ फेवरेबल कंडीशन में, हर जगह नहीं करता है। जबकि अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो ये एडवर्स कंडीशन में भी टेक प्लेस कर लेता है। तो ये थे कुछ डिफरेंस बाइनरी और मल्टीपल फिजन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है अगर वो प्रोड्यूस करे स्पोर से, स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस करे तो किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। तो फॉलोइंग जो है वो तरीके हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिट पा सकता है अगर वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करे। तो उनमें से पहला तो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक स्पोरेंजियम से, एक सिंगल स्पोरेंजियम से बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। साथ साथ जो स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आराम से, इनमें कोई फिजिकल मेथड नहीं चाहिए या कोई दूसरा पर्सन आके स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, आराम से स्पोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एयर से भी हो जाते हैं, बहुत दूर दूर तक भी फैल जाते हैं वो, ठीक है। और स्पोर्स जो है वो कवर्ड होते हैं थिक वॉल से, ताकि इनमें डिहाइड्रेशन ना हो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में, मौसम के विरुद्ध भी अगर डिहाइड्रेशन उनके अंदर प्रिवेंट करने के लिए थिक लेयर वॉल होती है स्पोर्स के ऊपर। तो ये इसीलिए अच्छा होता है स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं एक स्पोरेंजियम से, और स्पोर्स जो है उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो अपने आप ही एयर के थ्रू ही बहुत बहुत दूर तक भी चले जाते हैं स्पोर्स। और जो स्पोर हैं वो कवर होते हैं अपने आप ही नेचुरली तरीके से थिक वॉल से कवर होते हैं, और जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो प्रिवेंट होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो इन 3 रीजंस की वजह से स्पोर फॉर्मेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। तो क्वेश्चन है इसमें, क्या आप सोच सकते हैं कौन से वो कारण है जिनकी वजह से मोर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत डिफ़िकल्ट बॉडीज़ हैं स्टडी करने में, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो हम लोग रीजनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल को पैदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे ये रीजनरेशन वाला जो था वो किस में था, वो प्लानेरिया के केस में था, और प्लानेरिया क्या वो हर पार्ट को रीजनरेट कर रहा था, प्लानेरिया है ना। यहाँ पे क्या हर पार्ट को रीजनरेट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स बॉडीज में? नहीं किया जा सकता। तो इसी का रीज़न अगर हम पूछें तो क्या होगा, क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऑर्गन पाए जाते हैं उनमें बहुत सारे, जो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, है ना। और साथ साथ ये ऑर्गन सिस्टम क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, अगर एक कट गया तो दूसरा तो वैसे ही नहीं डेवलप हो पाएगा, अगर हार्ट भी बंद हो जाता है तो भी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर पाती है। बाकी की दूसरी बात तो अलग है, जब हार्ट ही पंप नहीं करेगा तो ब्लड ही सर्कुलेट नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो बॉडी जीवित ही नहीं रहेगी। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे ही ऑर्गन सिस्टम, फुल कोऑर्डिनेट होता है पूरी बॉडी के सिस्टम में, इसीलिए रीजनरेशन से तो पैदा हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं कट भी लग जाए ह्यूमन बॉडी में तो दोबारा रीजनरेट होना मुश्किल होता है उसका, मुश्किल क्या होता ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आंसर देखिए कि किस तरीके से हम जवाब देना है इसका। तो ये देखिए, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हायर कॉम्प्लेक्स लेवल वो गिव राइज नहीं कर सकते न्यू इंडिविजुअल को रीजनरेशन के थ्रू, क्योंकि दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, उनके पास उनके ऑर्गन सिस्टम्स का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है,
अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पर, और जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक साथ वर्क करते हैं फुल कोऑर्डिनेशन में, और वो जनरेट करते हैं फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। कुछ ही ऐसे पार्ट्स को वो जनरेट कर सकते हैं जैसे कि हमारी स्किन हो गई, ब्लड हो गया, मसल हो गया, इनको ही रीजनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन पूरा गिव राइज नहीं कर सकते, पूरी एक न्यू इंडिविजुअल को गिव राइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ही क्यों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज करते हैं? ठीक है, तो देखिए ये मेथड जो है एडवांटेजेस होते हैं प्रैक्टिस करने के कुछ ही पार्ट्स को। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी क्रॉप्स हैं ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, इनके अंदर सीड विएबल नहीं होते, ऐसे नहीं होते, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें यूज़ किया जा सके। ऐसे ही ये रैपिड, चीप और ईजियर मेथड होता है क्रॉप्स को ग्रो करने का। साथ साथ इसको हम प्लेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सीड जर्मिनेशन फेल हो जाए, सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रही, तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज़ कर सकते हैं। गुड क्वालिटी जो होती है वैरायटी की, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम 3 पॉइंट्स मेनली बोल सकते हैं कि जैसे हमारी क्रॉप्स हैं ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, इनकी विएबल सीड तो होती नहीं है, इसकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें यूज़ किया जा सकता है। साथ साथ ये रैपिड और चीप भी होती हैं और आसानी से क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प हो सकती है इसमें, और ये यूज़ होती हैं जैसे जहाँ पे सीड जर्मिनेशन फेल हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। गुड क्वालिटी और वैरायटी उसमें मिलती है हमें, अगर हम ये यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो यहाँ पे जो वैराइटीज़ आती हैं वो गुड क्वालिटी की आती हैं और उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वाई इज डीएनए कॉपिंग एन असेंशियल पार्ट होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का? डीएनए कॉपिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों असेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का? क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में, मीन्स न्यू जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, उसी टाइम पे जब उनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, मीन्स वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं जीन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं डीएनए कॉपिंग इज असेंशियल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म के वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, चिल्ड्रन में ट्रांसमिट हो सकें। उसी सेम टाइम पे सम ओकेशनल वेरिएशन भी प्रोड्यूस हो सकें उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, तो जो चेंजेस आते हैं डीएनए कॉपिंग में वो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो कैपेबल हो सकें सरवाइव करने के अलग अलग चेंजिंग कंडीशंस में भी, कितनी भी कंडीशन चेंज हो जाए पर उसमें वो सरवाइव हो सके। इस वजह से डीएनए कॉपिंग जो है वो एसेंशियल होता है, रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। दोबारा बता देती हूँ कि जो डीएनए कॉपिंग है वो एसेंशियल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, ताकि वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वहाँ से ट्रांसमिट हो सके उनके ऑफस्प्रिंग्स में, नेक्स्ट जनरेशन में। डीएनए जब कॉपी होगा तभी तो दूसरी जनरेशन में जाएगा ना, तो एसेंशियल पार्ट तो होगा, ये सेम नॉर्मल सी बात है। और साथ साथ ये क्या करते हैं, चेंजेस जो आते हैं डीएनए कॉपिंग में वो ऑर्गेनिज्म को कैपेबिलिटी देते हैं ताकि वो हर कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो ये मेन चीज़ें हैं कि हर कंडीशन में सरवाइव कर सके और साथ साथ अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। तो इन वजह से ही हमारा जो डीएनए कॉपिंग है वो एसेंशियल होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस तरीके से जो पॉलिनेशन है फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट है। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन पहली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा में जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलते हैं तब वहाँ पे फ्यूजन होता है, उसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें एक्सप्लेनेशन करना है तो हम बता सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से, एंथर किसका होता है, स्टेमन का पार्ट होता है स्टिग्मा में, मतलब कार्पल के पार्ट में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन भी बोलते हैं। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। साथ में फर्टिलाइजेशन अकर होता है जब मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन में और ये ज्वाइन हो जाते हैं फीमेल गैमेट से जो कि प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में। और जो हमारा पॉलिनेशन है वो टेक प्लेस करता है अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा, जबकि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है नेचुरली या आर्टिफिशियल मीन के द्वारा। ये पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, या नेचुरली होगा या आर्टिफिशियली मीन्स के द्वारा हो। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके इन दोनों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको वीडियो में ही बता चुकी हूँ मैं। ये जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, उनको फ्लूइडिटी देता है, उनको लिक्विफाई करता है ताकि आसानी से उनका ट्रांसफ़र हो सके, इजी ट्रांसपोर्टेशन हो सके स्पर्म का, है ना। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ अ फ्लूइड मीडियम देना, फ्लूइड मीडियम को प्रोवाइड करना, लुब्रिकेटिंग करना स्पर्म को, एक ही बात है, बोलने का तरीका है वो। ठीक है, तो लुब्रिकेशन करना स्पर्म का और प्रोवाइड करना फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करना ताकि आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन। ये इन्हीं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से ही हो पाता है, स्पर्म का लुब्रिकेशन और फ्लूइड मीडियम को प्रोवाइड कराना स्पर्म को ताकि आसानी से वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ये जो सिक्रीशन है वो प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं ये साथ साथ, फ्रक्टस, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, तो ये दो रोल थे, एक तो लुब्रिकेशन फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करना, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर जब गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है एग बनना, तो मैच्योरिटी आ जाती है, उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो उनमें कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं ये सभी को पता है, बिना पढ़े भी आप सभी लिख सकते हैं इसको, कि जेनेटिकल एरिया में हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रो अदर एरियाज में भी हो जाते हैं जैसे अंडर आर्म, फेस, हैंड्स, लेग्स में। और जो साइज़ होता है यूटेरस का, ओवरीज का, वो बढ़ जाता है, ओवरीज एग रिलीज करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स याद कर लीजिए। द साइज़ जो होता है ब्रेस्ट का वो इंक्रीज होने लगता है और डार्कनिंग हो जाते हैं निपल्स के। और स्किन जो प्रेजेंट होते हैं, निपल क्या है, स्किन जो प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट के टिप पर, उसको हम बोलते हैं निपल। ठीक है, और जो बिगनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो जाती है, एमसी शुरू हो जाता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। साथ साथ फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव जो है एसोसिएट होते हैं जो अडल्टहुड से, वो भी उनमें आना शुरू हो जाते हैं। फीलिंग्स जो अदर सेक्स है उसकी तरफ जो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे चेंजेस जो अकर होते हैं गर्ल्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ डज एन एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एम्ब्रियो क्या, मदर बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना है, उसमें मदर बॉडी के अंदर ही तो होता है बेबी, तो उसको नरिशमेंट कैसे मिलती है। तो बेबी जो पेट के अंदर है वो प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लेजेंटा नाभि, जो आप लोगों को पता होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि को कट कर दिया जाता है, वो अटैच होती है मदर से और बेबी में। तो वहाँ से ही जितनी भी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो माँ से बच्चे में जाती हैं। तो इस तरीके से नरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियो को मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप कि इन मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है उनको,
और इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्लेजेंटा। प्लेजेंटा वही नाभि होती है। प्लेजेंटा कंटेन करता है विलाईज, ठीक है। विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो विलाई है वो प्लेजेंटा के अंदर वाली विलाई है। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं मदर की टिश्यू में जो कवर कर देते हैं विलाइज को, और ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया को ताकि वहाँ से ट्रांसफ़र हो सके ग्लूकोज को, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और अदर सब्सटेंसेस का, जो एम्ब्रियो को बढ़ने में हेल्प करे और नरिशमेंट दे एम्ब्रियो को मदर की वॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या मेन वर्क था, किस तरीके से दे रहा था, मेन था प्लेजेंटा। प्लेजेंटा की हेल्प से मदर की बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अदर सब्सटेंस हैं, प्लेजेंटा के थ्रू ही जाता है मदर से बेबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ वुमेन इज़ यूजिंग अ कॉपर टी, कॉपर टी अगर यूज़ कर रही है कोई वुमेन, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो क्या वो हेल्प करेगा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में, प्रोटेक्ट कर सकता है वो कॉपर टी? तो नहीं, क्योंकि जो कॉपर टी है वो स्टॉप नहीं कर सकता फ्लूइड के कांटेक्ट को, जो फ्लूइड निकलता है उसके कांटेक्ट को रोक नहीं सकता है, इसीलिए जो कॉपर टी है वो हेल्प नहीं कर सकता प्रोटेक्ट करने में सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।